स्ट्रोक दुनिया भर में डिसेबिलिटी और मॉर्टेलिटी का एक मेजर कॉज है और हर 2 सेकंड पे एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। स्ट्रोक के केस में ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है और वहाँ के सेल डैमेज होने लगते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। अगर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ब्रेन का वो एरिया पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उस एरिया का जो फंक्शन होता है, वो जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको जल्दी से जल्दी कैसे इसके सिम्टम्स का पता लगा सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। स्ट्रोक के से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है साथ मिलकर हम लोग क्लियर कर लेंगे। स्ट्रोक यानी कि का सेरेब्रोवैस्कुलर अटैक या एक्सीडेंट जिसे बोलते हैं, ये एक एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से की ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाती है। या तो आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जाता है या फिर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, जिससे ब्रेन के सेल्स डैमेज या डेथ होने लगते हैं, जिसके कारण पेशेंट को पैरालिसिस, स्लीप डिस्टर्बेंस या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। ब्रेन के 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ़्ट, और ये अपोजिट साइड के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन का जो साइड डैमेज होगा उसके अपोजिट साइड में सिम्टम्स आएंगे। साइन और सिम्टम्स को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन पे अचानक से अटैक हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है और पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। ब्रेन के ये टिश्यू इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर 5 मिनट तक इन्हें ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो इनकी डेथ स्टार्ट होने लगती है। ट्रीटमेंट में जितना देर होता है उतना ज़्यादा ब्रेन टिश्यू डैमेज होते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी मास का लगभग 2% होता है, लेकिन बॉडी का 20% ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिलता है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रोक को जानेंगे। स्ट्रोक मेनली 2 टाइप के होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। तीसरा एक ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक या फिर मिनी स्ट्रोक भी होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक 85% केसेस में लगभग देखने को मिलता है और ये सेरेब्रल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड सप्लाई रुक जाता है, ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं पहुंच पाता है और टिश्यू की डेथ होने लगती है। सिंपली समझें तो पाइप से ब्लड जा रहा था, अचानक से रास्ता उसका रुक गया, बंद हो गया और ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक पहुंचना है। इस्चेमिक स्ट्रोक अगेन 2 टाइप के होते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक में जो ब्लड क्लॉट है वो आर्टरी में, सेरेब्रल आर्टरी में ही फॉर्मेशन होता है, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही एथेरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट था। ये हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, ओल्ड एज या ओबेसिटी के पेशेंट में देखा जा सकता है। एम्बोलिक स्ट्रोक में जो क्लॉट होता है वो ब्रेन में नहीं बनता है, ये ऑलरेडी बॉडी के दूसरे पार्ट से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है। मैक्सिमम ये हार्ट से होता हुआ जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम कहीं और ओरिजिनेट होती है और ये ब्रेन तक पहुंचती है। ऐसा आर्टरियल फिब्रिलेशन, हार्ट अटैक या फिर एंडोकार्डाइटिस के केस में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इसका टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग। तो ये कैसे होता है? ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से होता है। ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो ब्रेन टिश्यूज़ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग बढ़ने के कारण ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और बाकी जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगेन इनके 2 सब टाइप होते हैं। पहला इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज, मतलब कि जो ब्लीडिंग है वो इनसाइड ब्रेन टिश्यू के होती है, मतलब ब्रेन टिश्यू के अंदर होती है। दूसरा है सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, मतलब ब्लीडिंग जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में होती है। सब एरेक्नॉइड स्पेस जो ब्रेन और मेनिंजेस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके कुछ कॉमन कॉज हैं जैसे हाइपरटेंशन, ब्रेन एन्यूरिज्म, हेड इंजरी, एंटीकोगुलेंट अगर ड्रग चल रहा है तो उसका ओवरडोज हो जाता है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ये सब कारण से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, तो इसे मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें भी ब्रेन में क्लॉट्स आते हैं लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, फिर
थोड़े टाइम के लिए आते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन ये अपने आप या तो डिज़ॉल्व हो जाते हैं या फिर थोड़ी देर में टूट के निकल जाते हैं। अब हम लोग स्ट्रोक के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रेन के किसी हिस्से तक ब्लड सप्लाई पहुंचना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी नहीं पहुंच पाते हैं। ब्रेन सेल्स को काम करने के लिए एटीपी नाम की एनर्जी चाहिए। जब ऑक्सीजन और न्यूरॉन नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो एटीपी बनना भी बंद हो जाता है, जिससे ब्रेन के सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं। अब ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनने लगता है और ब्रेन का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। एनर्जी की कमी और लैक्टिक एसिड की वजह से ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचता है। इस कंडीशन को इस्चेमिक इंजरी कहते हैं। सेल्स सही से काम नहीं कर पाते हैं। अगर ब्लड सप्लाई जल्दी वापस नहीं आती है तो कुछ ही मिनट में न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। याद रखिए, स्ट्रोक के केस में टाइम इज ब्रेन। जितनी देर ट्रीटमेंट में होगी उतनी ज़्यादा ब्रेन सेल्स मरेंगी। जिस हिस्से के ब्रेन डैमेज होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स आने लगते हैं। अब जानते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। तो स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि ब्रेन के हर रीजन की अपनी एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन को देख लेते हैं, ताकि आगे सिम्टम्स को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इमेज में आपको क्लियरली अफेक्टेड ब्रेन पार्ट्स और उसके फंक्शन और सिम्टम्स दिख रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि याद करना आपके लिए ईजी हो जाए। अब हम लोग ब्रेन स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स को डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमने जाना था कि जो ब्रेन है उसका राइट साइड का जो पोर्शन है वो लेफ़्ट साइड के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वो राइट साइड बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अगर पेशेंट को राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम होगी तो उसको लेफ़्ट साइडेड पैरालिसिस होगा, कंट्रालैटरल होगा, अवेयरनेस कम होगी, उसकी इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, पुअर जजमेंट होगा, डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग पीपुल एंड शेप, वो पीपुल और शेप्स को पहचान नहीं पाएगा। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम होगी तो राइट साइड पैरालिसिस होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी जिसे एफेसिया बोलते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, पढ़ने लिखने और बोलने में उसे प्रॉब्लम होगी। अगर फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है तो वीकनेस, पैरालिसिस अपोजिट साइड ऑफ बॉडी पे होगा, स्लर्ड स्पीच होगा, मतलब पेशेंट जो है वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, आप पूछेंगे तो जवाब ठीक से नहीं दे पाएगा, पर्सनालिटी और बिहेवियर उसका चेंज होगा। अगर पेरिटल लोब में प्रॉब्लम है तो लॉस ऑफ सेंसेशन होगा अपोजिट साइड में। टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम होगा तो अंडरस्टैंडिंग स्पीच में ट्रबल होगा, उसको मेमोरी की प्रॉब्लम होगी, हियरिंग की प्रॉब्लम होगी। ऑक्सीपिटल लोब में अगर हुआ तो ये विजुअल से रिलेटेड है, तो विजुअल फील्ड इसका डिफेक्ट होगा। पार्शियल ब्लाइंडनेस अपोजिट साइड में पेशेंट में देखने को मिलेगी, जैसे कि लेफ़्ट ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज हुआ है, वहाँ स्ट्रोक हुआ है, तो राइट हाफ जो होता है विजुअल फील्ड वो लॉस होगा। राइट ऑक्सीपिटल लोब स्ट्रोक है तो लेफ़्ट हाफ ऑफ जो विजुअल फील्ड है वो डिस्टर्ब होगा। अगर सेरेबेलम डिस्टर्ब होता है तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस इशू पेशेंट में आते हैं, अनस्टेडी गेट होगा, चक्कर आएगा, गिडनेस होगा, नोजिया की प्रॉब्लम होगी। ब्रेन स्टेम डैमेज होगा तो पेशेंट में लाइफ सेविंग प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि उसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, इरेगुलर हार्ट बीट्स होगा, स्वेलिंग में प्रॉब्लम आएगी और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग फास्ट के बारे में जानते हैं। फास्ट स्ट्रोक को जल्दी पहचानने का एक सिंपल सा टेस्ट है, फास्ट फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। तो सबसे पहले फेस उसका देखते हैं, पर्सन को मुस्कुराने के लिए बोलिए। अगर चेहरे का एक हिस्सा लटक जा रहा है या फिर टेढ़ा दिख रहा है तो ये स्ट्रोक का साइन हो सकता है। नेक्स्ट आर्म, पेशेंट को दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलिए। अगर एक हाथ ऊपर ना उठ पाए या नीचे गिर जाए तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। थर्ड, स्पीच, बात करना। एक सिंपल सा सेंटेंस आप उसको बोलने के लिए बोलिए। अगर उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, शब्द साफ नहीं निकल रहे हैं या फिर बात समझ में नहीं आ रही है तो स्ट्रोक का शक हो सकता है। टाइम, अगर फेस, आर्म और स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेना है। जल्दी ट्रीटमेंट से ब्रेन सेल्स को बचाया जा सकता है।
डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इसका क्या करते हैं, तो सबसे पहले सीटी स्कैन कराते हैं, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये इस्चेमिक है या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक है, ताकि ट्रीटमेंट उसका जल्दी से जल्दी डिसाइड हो सके। और जैसे ही पेशेंट आता है सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके हमें सीटी स्कैन कराना होता है, ताकि अगर टीपीए देने की ज़रूरत पड़े तो उसे तुरंत दिया जा सके। अगर सिटी में ब्लड क्लॉट नहीं दिखता है तो इस्चेमिक स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ब्रेन में इस्चेमिक स्ट्रोक शुरू के कुछ घंटों में नॉर्मल भी आ सकता है। आमतौर पे 24 से 48 घंटे के अंदर इन्फॉक्शन जो ब्रेन टिश्यू डैमेज है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है। नेक्स्ट हम पेशेंट का एमआरआई कराते हैं, बाद में इसे कराते हैं ताकि स्ट्रोक के जो लोकेशन है वो कंफर्म हो सके और अगर इस्चेमिक चेंजेस सिटी में मिस हो गया है तो वो पता चल सके। नेक्स्ट पेशेंट की सेरेब्रल एंजियोग्राफी कराते हैं, मतलब कि सेरेब्रल आर्टरी में डाई डालकर ब्लड वेसल्स को चेक करते हैं। कैरोटिड डॉपलर कराते हैं, ईसीजी इको कराते हैं कि अगर एम्बोलाइक हुआ है, अगर एम्बोलिक स्ट्रोक है तो कोई कार्डियक सोर्स है तो उसको पता लगाया जा सके, कार्डियक प्रॉब्लम को पता किया जा सके। साथ ही रूटीन ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, कोआगुलेशन स्टडीज कराते हैं ताकि और भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो पता चल सके। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या करना है। इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब जैसे ही पेशेंट आता है आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसके एयरवे को क्लियर करना है। अगर ज़रूरत है तो सक्शन कर दीजिए, जो भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटा देना है क्योंकि इससे एस्पायरेशन हो सकता है, स्पेशली जब पेशेंट का जीसीएस बहुत ज़्यादा लो है। ऑक्सीजन, उसका ब्रीदिंग चेक करना है। ऑक्सीजन अगर 94% से कम है तो पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, मतलब ऑक्सीजन जो है 94% से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही रेस्पिरेटरी रेट को भी मॉनिटर करना है। सी मतलब सर्कुलेशन चेक करना है, पेशेंट का बीपी देखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए और उसे कैनुला लगाना है और साथ में आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट कर देना है, आइसोटोनिक फ्लूइड्स देना है ताकि परफ्यूजन मेंटेन रहे। पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, यानी कि उसका जीसीएस स्कोर निकालना है। नेक्स्ट पेशेंट को सिटी स्कैन के लिए जितनी जल्दी हो सके भेज देना है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये इस्चेमिक स्ट्रोक है या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक है। पेशेंट के आईवी लाइन स्टार्ट कर देना है और जो भी ब्लड सैंपल्स हैं उनको भेज देना है। गोल्डन पीरियड टाइम 4.5 आवर का होता है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस बनती है उतनी जल्दी हम टीपीए देने में एलिजिबल हो पाते हैं। स्ट्रिक्ट बीपी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीपीए देने से पहले बीपी जो है 185/110 से कम होना चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, तो इस केस में ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन टिश्यू को बंद हो जाती है, तो हमारा सबसे पहले गोल यही होता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ब्लड फ्लो को रिस्टोर किया जा सके। हमारी सबसे पहली चॉइस थ्रोम्बोलिटिक ड्रग होती है, लेकिन इसका भी एक विंडो पीरियड होता है, मतलब कि सिम्टम स्टार्ट्स होने से 4.5 घंटे के अंदर ही इसे देना होता है। अगर ये टाइम पीरियड में है तो इसे देते हैं, लेकिन सबसे पहले सीटी स्कैन से कंफर्म करते हैं कि अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए जैसे कोई पेशेंट है, सुबह 8 बजे उसकी राइट साइड में वीकनेस शुरू हुई है, स्पीच में प्रॉब्लम हुई है और 10 बजे तक हमारी डायग्नोसिस बन गई है, तो पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक ड्रग दिया जा सकता है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं ताकि जो न्यू क्लॉट का फॉर्मेशन है वो ना हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोका जा सके। एंटी कोआगुलेंट ड्रग उन केस में देते हैं जहां पर हमें पता है कि एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है, मतलब कि जो क्लॉट है वो हार्ट से होकर आया है। थ्रोम्बेक्टमी कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर लार्ज ऑक्लूजन हो जाता है, तो लार्ज ऑक्लूजन जो है वो मेडिसिन से नहीं गलते हैं। ऐसे में कैथेटर के थ्रू या सक्शन के थ्रू उस क्लॉट को रिमूव किया जाता है। कुछ पेशेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को स्टैटिन शुरू कर दिया जाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाए और जो रिकरेंट स्ट्रोक हैं उनके रिस्क को कम किया जा सके। ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज पेशेंट का मैनेज करके रखना है ताकि फर्दर जो वो डैमेज ना हो। नॉर्मल सलाइन से पेशेंट के हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है ताकि परफ्यूजन ब्रेन को मिलता रहे। अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो इसमें क्या है, हमारा गोल होता है कि ब्लीडिंग को रोकना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना और बाकी जो ब्रेन का पार्ट है उसको एडिक्वेट ब्लड फ्लो मेंटेन करना।
तो सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। अगर पहले से पेशेंट कोई एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट ड्रग ले रहा है तो उसको बंद कर देंगे, अपनी तरफ से तो बिल्कुल नहीं देना है। और अगर पेशेंट किसी ब्लड थिनर पे है तो उसका एंटीडोट दे देंगे, जैसे वारफेरिन पे है तो विटामिन के देंगे, अगर हेपेरिन पे है तो प्रोटामिन सल्फेट देंगे। नेक्स्ट, बीपी को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो भी ब्लीडिंग होगी, लो होगा तो भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा। तो बीपी आपका बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तो सिस्टोलिक को 140 mmHg से लगभग लो रखना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे लोबेटलॉल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एम है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करना। तो इसके लिए पेशेंट का जो हेड है उसको थोड़ा एलिवेटेड 30 डिग्री पे एलिवेटेड रखेंगे। ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक्स मैनिटॉल देते हैं और स्ट्रेनिंग, कफिंग, बेंडिंग इन सब को अवॉइड करते हैं। पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड्स देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं। तो ये जो नॉर्मल सलाइन है ये ब्रेन टिश्यू में एंटर नहीं करता है तो स्वेलिंग नहीं बढ़ती है। या फिर पेशेंट को हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे सकते हैं, ये ब्रेन से फ्लूइड को बाहर निकालता है जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट हमें सीजर को प्रिवेंट करना है। ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन टिश्यू में इरिटेशन होता है जिससे पेशेंट को सीजर आ सकता है। तो इसके लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे लेवेटिरासेटाम, फेनेटोइन देंगे। कई केसेज में हमें न्यूरो सर्जरी करनी पड़ती है, क्रेनियोटॉमी करनी पड़ती है, यानी कि स्कल को ओपन किया जाता है ताकि वहाँ पे जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है उसको निकाला जा सके और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस आर्टरी को सील्ड किया जाता है या फिर क्लिप किया जाता है। नर्सिंग केयर क्या करनी है स्ट्रोक के पेशेंट की? तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ स्ट्रोक देखना है ताकि अगर समय है तो टीपीए दिया जा सके। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, जीसीएस देखना है, प्यूपिल साइज और उसका रिएक्शन देखना है, मोटर पावर, स्पीच, इन सारी चीज़ों को देखना है। एयरवे और ब्रीदिंग मेंटेन करना है। ऑक्सीजन अगर उसका 94 से कम है तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना है और अगर मुंह में कुछ सिक्रेशन है तो उसको सक्शन करके निकाल देना है। सर्कुलेशन और वाइटल साइन, तो पेशेंट का बीपी, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर करना है और डॉक्टर ने जैसा ऑर्डर दिया है उस हिसाब से पेशेंट का बीपी मेंटेन करके रखना है और आईवी फ्लूइड देना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, कोई सीजर आ रहा है, एस्पायरेशन का साइन है, डीवीटी, यूटीआई, निमोनिया, इन सारी चीज़ों में का अगर कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहा है, पेशेंट में कोई भी चेंज दिख रहा है तो इसको इन्फॉर्म करना है। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटीकोगुलेंट, एंटी हाइपरटेंसिव या स्टेटेंस जो भी एडवाइज किया गया है उसको देना है और साथ ही साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्टिवनेस को भी वॉच करना है। पोजिशनिंग का पेशेंट के ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हेड को 30 डिग्री पे एलिवेटेड रखना है ताकि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े। वो कुछ भी खिलाने से पहले उसका स्वेलिंग रिफ्लेक्स चेक करना है। अगर किसी पेशेंट में, स्ट्रोक के पेशेंट को बिना स्वेले टेस्ट किए दे दिया गया और उसको स्वेलिंग में प्रॉब्लम हुई तो एस्पायरेशन, निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। एडवाइज के हिसाब से पेशेंट को मोबिलाइज कराना है और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को डिजीज़, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंज के बारे में समझाना है और उन्हें सिम्टम्स बताने हैं, अगर साइन और सिम्टम्स बताने हैं रिकरेंस की, ताकि कभी भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।